नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगबानी। किसान नेता राकेश टिकैत ने 6 फरवरी को पूरे देश में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करने की बात कही है। हालांकि यह चक्का जाम राजधानी दिल्ली से दूर होगा। उन्होंने कहा कि चक्का जाम होने की वजह से जिन लोगों को परेशानी होगी उनके लिए पानी, लंगर, चना और मूंगफली का इंतजाम किया जाएगा। तो वहीं इस दौरान राकेश टिकैत ने सरकार पर बातचीत न करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार पहले की तरह कमेटी से बात कर ले, लेकिन वे बात नहीं कर रहे क्योंकि वे इस आंदोलन को लंबा चलाना चाहते हैं। हम बातचीत के लिए कहते रहेंगे कि बात तो करो। 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला, वहाँ पे रहेगा। और जो गाड़ियाँ उसमें आवेगी, रुकेंगी, उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे और बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ में। नहीं, मैं गाँव वाले कर लेते हैं। खालिस्तानी और क्या नाम देशद्रोही बोला है, वो तो चले गए, वो तो खत्म होगी बात। अब तो दूसरी करो बात। जींद गए थे जींद में वे तैयारी कर रहे सब। जब भी जरूरत होगी वे आएंगे और पूरा धरने की कमान जो हरियाणा में पोर्ट धरने हैं वहाँ पे लोग आ रहे हैं, इधर तक भी वहाँ के लोग आ रहे हैं। कौन है विदेशी कलाकार? रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा, इन जैसे कलाकारों ने। और भाई मुझे क्या पता कर रहा होगा, मैं क्या उन्हें जानू। प्रशासन की तरफ से किले वहाँ लगाई गई थी, आज उन्हें उखाड़ दिया गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? किले उखाड़ ली, कुछ भी उखाड़ ले गए। हाँ, ले गए सर, पूरी उखाड़ दी गई है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा जाल किलो का बिछाया गया था, आज सुबह उसे उठाया गया। हम अनाज बो रहे थे वहाँ पर, वे कील बो रहे थे। नहीं, हम बैकफुट पे कहाँ आ रहा। प्रशासन बहुत उस्ताद चीज है। नहीं, अगर कोई विदेशी कर रहा तो क्या दिक्कत है भाई, समर्थन ही तो कर रहा है, वो को ले देर थोड़ा रहा। अभी आपने कहा हरियाणा को हम नहीं जानते हैं। और भाई मैं कोई अगर नहीं जानते तो बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें? जान किसान एकता मंच ने उनका शुक्रिया अदा किया था। हाँ तो ठीक है, अब मैं जानता नहीं भाई व्यक्तिगत, अब मैं बताऊँ कैसे। अब वो कोई कुछ हो रही है तंपेर के लोगों की चीज न तो उसका करे भाई। मैं जब किसी के बारे में जानता नहीं तो मैं कैसे जुट्टू कह दूँ। संयुक्त मोर्चे ने करा तो हम नहीं करा, फिर बिल्कुल नहीं मिलने देंगे। ठीक है सर, आपने कहा अक्टूबर तक ये आंदोलन को हाँ चलेगा। गाँव में किस प्रकार से योजना बनाने की रणनीति? योजना बना दें गाँव में। किस प्रकार की? भाई गांव से 2 ट्रैक्टर एक बार आ गए, फिर 5 दिन रहेंगे, फिर वे चले गए, फिर 2 आ गए, फिर चले गए। इनका कील काट के जागे इसकी सरकार की, एक का कील काट के जागे अंत। क्या सरकार से कोई बातचीत हुई आपकी? पता नहीं, कमेटी करेगी बात। उन्होंने तो कहा था नंबर है हमारे पास, आप बात करना चाहते तो बात। कौन सा नंबर है बता दो, मैं वो नंबर सार्वजनिक करूंगा। चुपकर मुझे लोग गाली दे रहे हैं ना, उसे उन्हें भी देंगे। बताओ कौन सा नंबर। केंद्र सरकार के 3 नए कानूनों का समर्थन करने वाली ग्लोबल सेलिब्रिटीज को भारतीय जनता पार्टी ने एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोग चाहे उन्हें विदेशी सेलिब्रिटी कहें, लेकिन हम उन्हें सेलिब्रिटी नहीं कहेंगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय किसानों की एकदम से कल रिहाना को याद आ गई। जब आपकी नीयत साफ ना हो तो सच बड़ी मजबूती से बाहर आता है। उन्होंने कहा, एक ट्वीट ग्रेटा थनबर्ग ने किया जिसमें एक टूल किट थी, जो टूल किट नहीं बल्कि अराजकता की स्कूल किट ज्यादा थी। देश का लोकतंत्र हमारे लिए रिहाना ग्रेटा मियां खलीफा से ऊपर है। कल जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से तमाम विदेशी लोग चाहे कहें लेकिन हम सेलिब्रिटी नहीं कहें, वो ताकतें जो भारत की प्रगति से परेशान हैं, जो नहीं चाहते कि हमारे देश की पूरे विश्व में तारीफ करके करी जाती है वो आगे भी हो, जो चाहते हैं कि हमारे देश की जो नींव है, आर्थिक मजबूती, सामाजिक मजबूती,
और सांस्कृतिक धरोहर, इसको कैसे नष्ट किया जाए, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे पवित्र और पावन होता है, और इस 26 जनवरी को जिस तरह से एक सुनियोजित साजिश रची गई, हिंसा हुई, उससे हर भारतीय के दिल में पीड़ा हुई। कल एकदम से रिहाना को याद आ गई भारतीय किसान कानूनों की। उसमें हमने देखा किस तरह से ग्रेटा थनबर्ग वो भी बता रही थी कि भारत में लोकतंत्र को कैसा होना चाहिए। और जब आप कोई गलत काम करते हैं, जब आपके पास नीयत साफ नहीं होती है, तो सच बड़ी मजबूती से बाहर आ जाता है। तो एक ट्वीट ग्रेटा थनबर्ग ने डाला जिसमें एक टूल किट थी। यह टूल किट कम थी, अराजकता की स्कूल किट ज्यादा थी। और यह अराजकता की स्कूल किट क्या थी? यह बता रही थी कि किस तरह से भारत में विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप किया कि गणतंत्र दिवस में यहां हिंसा हो। कैसे जो मजबूती भारत ने दिखाई है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 135 करोड़ भारतीयों की जो ताकत है, कुछ लोगों की आंख की किरकिरी बन गई है। और आपके समक्ष मैं ये बात जरूर बांटना चाहूंगा, ये जो अराजकता की स्कूल किट डाली गई, इससे एक बड़ा खुलासा यह हुआ, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे लोकतंत्र के खिलाफ किया जा रहा है। 1 GB डेटा, 1 GB मटेरियल, ये सब उपलब्ध कराया गया उन ताकतों को, शक्तियों को, कि कैसे हमारे देश को कमजोर करे। किसान कानून तो एक बहाना है, हमारा पवित्र लोकतंत्र इनका निशाना है। वहीं किसान आंदोलन के बीच दिल्ली सरकार ने पुलिस को झटका दिया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से डीटीसी बसें लौटाने को कहा है। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए डीटीसी की ये बसें सुरक्षा एजेंसियों की ओर से किसान प्रदर्शन के दौरान आवाजाही के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ऐसे में दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस को दी गई 576 बसों को वापस करने को कहा। उधर इस मामले में अब बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे समय पर जब दिल्ली के बाहरी ताकतें दिल्ली को घेरने की कोशिश में लगी हैं और सरकार ये सोचकर कि हमारे अपने लोग हैं, हमें इस सब का ज़रा ध्यान से काम करना है, ऐसे समय पर जब दिल्ली पुलिस को ट्रैवल करना है उन बॉर्डर्स पर और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत डीटीसी को बसें पहुंचाने का एक आग्रह रहता है और एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी है, ऐसे समय पर दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल उन बसों को विड्रॉ कर लें और कहें कि भैया ये बसें आपको नहीं दी जाएंगी। तो मुझे तो इस देश का इतिहास याद आता है और मैं इस देश का इतिहास आप सबको भी और आप सबके माध्यम से पूरे देश भर को और ख़ास तौर पे दिल्ली को याद दिलाना चाहती हूँ कि एक इस देश में हमारे बहुत लंबी श्रृंखला है, बहुत बहादुर वीर सेनानियों की। पृथ्वीराज चौहान से लेकर एपीजे कलाम तक का नाम उसमें शामिल है, जो देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। साथ ही इस देश में एक और श्रृंखला है जयचंद से लेकर मीर जाफरों की, और देश के इतिहास में कौन किस पृष्ठभूमि पर खड़ा है वो देश की जनता को खास तौर पे लोकतंत्र में जानने का अधिकार है। क्या इसी तरीके के लोगों को हमने यही काम करने के लिए वोट दिया था? आइए इसका जवाब देश की जनता को तय करना होगा। पटियाला में किसानों के समर्थन में तकनीकी सेवा संघ पंजाब ने मोदी सरकार के खिलाफ
मार्च निकाला। रोष मार्च में विभिन्न स्थानों पर मोदी सरकार का पुतला लेकर गए कर्मचारियों ने कहा कि मोदी सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे, फर्जी मामले रद्द किए जाएं जो किसानों पर दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया उनकी रिहाई की भी उन्होंने मांग की। ਅਸੀਂ ਪੂਤਲਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਲਾਕ ਲੋਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾप्त करके आएंगे। जब गांव की महिला की बात होती है तो लंबा घूंघट, शर्मिला स्वभाव, जीतोड़ मेहनत और बच्चों को संभालती औरत की तस्वीर हमारे जहन में उभर कर सामने आती है। लेकिन इसके उलट आज हम बात करेंगे ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी एक ऐसी महिला की जिसने गांव के घूंघट की ओट से निकलकर अकेले अपने दम पर 400 महिलाओं का संगठन खड़ा कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति की नजीर बनी राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ उपखंड के गांव गुड़ावड़ी की बहू अमृता देवी की, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं की आवाज बनकर उनके जीवन में आशा की नई किरण जगाई। एक रिपोर्ट देखिए। नारी शक्ति की नजीर बनी अमृता देवी महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण। शोषित महिलाओं की आवाज बनी अमृता देवी कड़े संघर्ष के बाद महिलाओं को सिखाया आत्मनिर्भरता का जीवन जीना। ऐसी महिलाओं को शत शत नमन। देश बदल रहा है, महिलाओं की दशा में सुधार आ रहा है। समय के साथ साथ नारी शक्ति और सशक्त होती जा रही है। ऐसी ही एक सशक्त महिला से आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ उपखंड के गांव गुड़ावड़ी की बहू अमृता देवी एक ऐसी महिला जिन्होंने गांव के घूंघट की ओट से निकलकर अकेले अपने दम पर 400 महिलाओं का संगठन खड़ा कर दिया। झोपड़ों और कच्चे घरों से निकलकर गांव की महिलाओं ने घूंघट को छोड़कर इनके साथ सिलाई, बंधेज और रंगाई का काम शुरू किया। 10 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद अब 1.5 दर्जन गांव की करीब 400 महिलाएं अपना घर खुद चला रही है। वहीं बच्चों को अच्छी तालीम भी दिलवा रही है। मेरा गांव खारिया है, मेरा पति ड्राइवर है, मेरा स्थिति बहुत माड़ी है घर की। मेरा काम नहीं चलता है तो मैं सोचती कि अपन बच्ची बच्चन पढ़ावा। तो यहाँ मैडम के पास आई जब देखियो तो मैं सोचू कि अपन यहाँ काम कर सके, अपन बच्चन पढ़ा सका। तो अब इंग्लिश का वहाँ पढ़ रही, अब बहुत 15-20 हज़ार रुपया कर लेती हूँ, काम ठीक से चल रहा है। ये तो क्रेशर मजदूर है, हमारे पैसे तो कम पड़ जाते हैं, मजदूरी करते हैं तो ये काम खोज रहे थे तो कोई पड़ोसी बताया कि हाँ वहाँ काम चल रहा है, सिबोरी वाला आए, मैडम से मिलकर हम तो काम करने लगे। उसके बाद 8,000 महीना बन जाता है, बच्चे की भी पढ़ा लेते हैं, सही से घर भी खर्चा चला लेते हैं। कब आए थे यहाँ पे? 2 साल पहले आए थे। तो अब ठीक चल रहा है आपका? हाँ, हमारे घर भी चल रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन व्यूशन सब पढ़ाते हैं बच्चे सब। आत्मनिर्भरता की राह नहीं थी आसान। ये सही है कि हर युग में महिलाओं ने अपनी योग्यता का परचम लहराया है, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है कि हर युग में उन्हें भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इसी उपेक्षा के बारे में अमृता देवी बताती हैं कि उनका बाल विवाह हुआ जिससे पढ़ाई बीच में छूट गई।
और जो कुछ अलग करने के सपने संजोए थे वो बिखर गए। ससुराल में लंबा घूंघट और ताने मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। विद्रोह का बिगुल बजाया, अपने पैसे इकट्ठे किए और आगे पढ़ने का मन बनाया। इन सब में ससुराल वालों का विरोध झेलना पड़ा और 2 बच्चों के साथ घर से निकाल दी गई। शिक्षित थी तो अकेले संघर्ष को शुरू किया। 2009 में एनजीओ दिशा बनाकर 2010 में महज 5 महिलाओं के साथ गांव में बंधेज का काम शुरू किया। धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को इस काम के बारे में जानकारी मिली और अब सुजानगढ़ से रतनगढ़ उपखंड के 18 गांवों में 400 महिलाएं अपना घर सुकून से चला रही है। खास बात है कि इनके द्वारा बनाए गए कपड़े सोनिया गांधी से लेकर आलिया भट्ट तक पहनती है। मेरा भी जो गांव के अंदर जो बाल विवाह होता है, वैसे ही मेरा भी बाल विवाह हो गया था। 1997 में मैं जब 10वीं में पढ़ रही थी तब मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद में मैं भी ड्रॉप आउट हो गई थी। और जो आम जो गृहिणियाँ जो ज़िंदगी जीती है 4 दीवारियों के अंदर, मैं भी वैसे ही मेरा जीवन यापन कर रही थी। लेकिन उसके बाद में शादी के 4 साल बाद में मैं उर्मुल नाम की एक संस्था थी जिसके अंदर मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे। लेकिन आपने उर्मुल को क्यों ज्वाइन किया? क्यों आप ग्रामीण परिवेश में नहीं रहना चाहती थी? क्योंकि सर मेरे अंदर एक कुछ अलग करने की मेरी एक हमेशा भावना रहती थी और मेरे में एक वो जुनून था कि मैं कुछ अलग करूं, जो आम गृहिणियां जो ज़िंदगी जी रही है उससे हटके करूं और उन महिलाओं के लिए मैं एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरूं। तो उसके बाद में 8 साल काम करने के बाद में वहाँ भी बहुत सारी जो रीति नीतियाँ थी संस्थान की वो हमको भाई नहीं, उसमें भी वहाँ भी भेदभाव और ये सब होता था। तो मैं वहाँ से निकल गई और उसके बाद में 2010 में चूरू ज़िले में एक संस्था रजिस्टर्ड करवाई और 2011 के अंदर मैंने 5 महिलाओं से यहाँ बांधने के काम से स्टार्ट किया। क्योंकि मेरा ये मानना था कि जब आर्थिक विकास होता है ना तो बाकी के विकास है फिर वो होने शुरू हो जाते हैं। कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो यहाँ के बना हुआ प्रोडक्ट वो पहनते हैं, तो टीवी के अंदर देखते हैं तो ये महिलाएं भी आके बड़े खुश होकर बताती है कि हमने जो साड़ी बनाई थी वो सोनिया जी ने उस मीटिंग में पहन रखी थी, हमने जो प्रोडक्ट जो बनाया था वो उस सेलिब्रिटी ने पहन रखा था। और आज के दिन हम लोग 2 ब्लॉक के अंदर सुजानगढ़ और रतनगढ़ में 18 गाँव में 400 बहनों के साथ में हम काम कर रहे हैं और सभी महिलाएं ये एक बड़ा जो चेंजेस देखने की बात अगर करें तो आज जो हमारे साथ बहनें काम कर रही है उनके एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हो रहा है, सारे इनके बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। बहरहाल हमें समझना होगा कि पुरुषों की भांति महिलाएं देश की समान नागरिक हैं। उन्हें स्वावलंबी होना चाहिए ताकि समय आने पर व्यवसाय कर सके और अपने परिवार को चलाने में मदद कर सके। यही जागरूकता उनके परिवार के और देश के विकास के लिए गति और एक नई दिशा देगी। महिलाओं का विकास देश का विकास है और ये बात साबित करके दिखाया है अमृता देवी ने। ऐसी न जाने कितनी अमृता देवी हमारे देश के हर कोने में मौजूद है। बस जरूरत है तो उन्हें पहचानने की और अधिकार दिलाने की। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि जैसे अमृता देवी ने खुद की काबिलियत को समझकर एक रास्ता तैयार किया, ऐसे ही हर महिला को आगे आना होगा और खुद में विश्वास जगाना होगा। एएनबी न्यूज के लिए राजस्थान के सुजानगढ़ से अजय स्वामी की विशेष रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे में भारी हिमपात और बारिश हुई। बुधवार रात को सूबे के मैदानी इलाकों में जहां झमाझम बारिश हुई तो वहीं शिमला और मनाली समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। आलम यह है कि सूबे में 3 नेशनल हाईवे पर यातायात ठप हो गया। फिलहाल शिमला नारकंडा रामपुर हाईवे बर्फबारी के चलते बाधित है। इसके अलावा चौपाल एरिया में खड़की और देहा सड़क मार्ग बाधित है। यहां पर 2 से 4 इंच तक बर्फ गिरी। तो वहीं ओट लोहरी आनी हाईवे 305 जलोड़ी जोत पर भारी हिमपात के चलते बंद है। वहीं मनाली लेह हाईवे मनाली के नेहरू कुंड से आगे बंद है। वहीं सूबे में करीब 100 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही ठप है। लाहौल घाटी पूरी तरह से सफेद हो गई। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार
हिमाचल में 5 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी होगी। इसके बाद मौसम खुलेगा और पारा बढ़ेगा। हाँ, जो पिछले 24 घंटे थे इसमें हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी स्थानों में बारिश रिकॉर्ड की गई। इवन जो लो हिल्स थे और मिड हिल्स वाले इलाकों में भी रहे, लाइट टू मॉडरेट बारिश रही जो लास्ट 24 आवर में हुई है। और इस तरीके से जो स्नोफॉल है वो भी हुई है हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला का इलाका है और किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी के हाई रिसर्व वाले इलाके हैं और साथ में डिस्ट्रिक्ट चंबा और कुल्लू के इलाके हैं, वहाँ पे जो स्नोफॉल हुई है। आज भी सुबह से जो स्नोफॉल हो रही है। इवन जो शिमला सिटी है इसमें जैसे जो इस साल की जो शिमला टाउन में जो फर्स्ट स्नोफॉल है, जो कि काफ़ी अच्छी स्नोफॉल है। अभी तक आधा फुट से ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है और जो कुफरी है वहाँ पे भी 1 फुट के करीब जो स्नोफॉल है वो पहुँचने वाली है। और बाकी अभी जैसे कुछ अपने जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ऑब्जर्वेटरी से, जो शिमला जो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर के इलाके हैं वहाँ पे कुछ एक जगह 1 फुट तक स्नोफॉल हो चुकी है। तो ये जो फोरकास्ट है आज तक के लिए है। आज भी जो हिमाचल प्रदेश के जो अभी बाकी जो है अपने इलाके हैं जहाँ पे नई स्नोफॉल स्टार्ट हुई है, वहाँ पे भी स्नोफॉल हो सकती है। खास करके जो लाहौल स्पीति के इलाके हैं और किन्नौर, शिमला डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं जहाँ पे जो आज स्नोफॉल जो वो कंटिन्यू रहेगी। लुधियाना में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदला रहा। गुरुवार दोपहर को हुई बारिश से मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया। बुधवार रात में झमाझम बारिश ने लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इसके पहले गुरुवार सुबह धूप खिली रही। पारा सुबह 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर आईएमडी के मुताबिक महानगर में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री और अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जो है वह जताई जा रही है। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है लुधियाना में। मौसम सावना के बहुत दिन से गर्मी पड़ रही थी, तो आज मौसम बढ़िया हो गया। पहाड़ों में बर्फ भी पड़ी होगी, इसलिए यहाँ बारिश पड़ गई है। लुधियाना में बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। अंबाला में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदला। 2 दिन अच्छी धूप निकलने के बाद जहां गर्मी का एहसास होने लगा था, तो वहीं शाम होते होते हल्की हवा चलने के साथ आसमान में हल्के बादल छा गए। सुबह होते ही बादल घने हो गए, तो वहीं हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसके बाद बारिश तेज होने लगी। इस बारिश से जहां फसलों को काफी फायदा मिलने वाला है, तो वहीं लोगों को पॉल्यूशन से राहत मिलेगी और इसके साथ ही एक बार फिर बारिश से ठंड बढ़ सकती है। वहीं बारिश के बाद एक बार फिर घना कोहरा छा सकता है। बारिश के कारण अंबाला में जल भराव की समस्या पैदा हो सकती है, जो कि अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि अंबाला के अंदर पानी निकासी की बड़ी समस्या है। वहीं कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने हर प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार किए गए कोरोना वायरस का पहला टीका लगवाया और पुलिस एवं सुरक्षा बल के जवानों को टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर आईजी विजय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को कोविड-19 महामारी के खिलाफ कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू किया था। ये टीका एकदम सुरक्षित है। इस अभियान को कई चरणों में पूरा किया जाएगा और अब दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों, अन्य सुरक्षा बलों और नगर पालिका और राजस्व विभाग के अधिकारियों को टीका लगाया जाएगा। बिल्कुल सही है। जो कोविड के जो वेरिएंट है, जिसमें पहला फेज में मेडिकल्स और पैरामेडिकल स्टाफ को दिया गया, आज सेकेंड फेज में जिसमें पुलिस है, रेवेन्यू ऑफिसर है, एसएमसी के हैं, पैरामेडिक के हैं और पैरामिलिट्री के हैं, चाहे आर्मी के हैं, उनको दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट साइड से बहुत ही स्टेप है। जिस आप देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर हारून साहब नोडल अफसर है, खुद यहाँ पर खड़े हैं। आज मैंने लिया और अपने जवानों से, अपने साथी कलीग पुलिस से रिक्वेस्ट करते कि बिना किसी डाउट का लें, बहुत सेफ है। इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना, मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के साथ साथ पुलिस पर ये भी जिम्मेदारी आयद होती है कि सोशल एक्टिविटीज़ में भी फ्रंट लाइन में पुलिस खड़ी होती है। तो आपकी तरफ से मैसेज क्या है बाकी लोगों के लिए भी, ताकि वो भी इन फ्यूचर इस तरह से सेफ? बिल्कुल, पुलिस चूँकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, तो कोई भी इंसिडेंट हो, नॉर्मल कोई डिजास्टर हो
कि क्राइम हो, कहीं आग लग जाएगा, कहीं चोरी है, तो पुलिस को पहले जाना पड़ता है। एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस सेफ रहेगा तो पब्लिक भी सेफ रहेगा। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि पुलिस को अपना एक पार्ट पार्सल सोसाइटी का समझ के उसको कॉपरेट करें। आज शुरुआत होगी तो बाकी लोगों की जो ड्राइव है वो आगे चलेगी? बिल्कुल चलती रहेगी। थैंक यू। गुड नेम सर? डॉक्टर हारून, डॉक्टर हारून एज स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। हारून साहब, चूँकि आपके सुपरविजन में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो गई जो वैक्सीनेशन के हवाले से, आज पहली बार यहाँ आईजी कश्मीर को भी पहला डोज दिया गया है जो शुरुआत हुई है। तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, बहुत अच्छा, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और हर जगह पे पहुँचे। देखिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आज खुद आईजी साहब ने, आईजी सर ने आके अपना शॉट लगाया। और जो हमारे ज़िला में बहुत सारे डीसी साहिबान हैं वो भी लगा रहे हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। क्योंकि आपको पता होगा हमने आज फ्रंट लाइन वर्कर्स का जो खोला हुआ है, उसमें पुलिस है, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं, इन सब का आज जैब लगेगा। तो अगर लीडर्स फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं तो इसे एक मैसेज आएगी और परकुलेट हो जाएगी। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए भारत में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब के तरन तारण में डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने वैक्सीन का टीका खुद लगवाकर लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ लोगों में अभी भी वैक्सीन को लेकर डर है कि इससे कुछ नुकसान हो सकता है। इस बारे में डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ रहे प्रकोप को काबू में करने के लिए ये वैक्सीन लाभदायक सिद्ध होगी। तो साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਜ਼ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपील भी करता है कि ये जड़ा अपना। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।